आप सभी को जय हिंद। सभी लोगों को जय हिंद, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। मैं राकेश कुमार, स्वागत है आपका एजुकेशन ई गुरुकुल में। आज हम लोग क्लास को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, शुरुआत है। आज हम लोग का शुरुआती जो है पॉलिटी से शुरुआत करेंगे। पॉलिटी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जामिनेशन, ठीक है। तो उसको हम लोग शुरुआत करेंगे जो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंडियन पॉलिटी, जिसको बोलते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। ओके, ये चैप्टर की शुरुआत जो है पहली है। आज क्लास जो है कह सकते हैं कि ये फर्स्ट क्लास है, इसलिए जो लोग भी नहीं जुड़े हैं आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग जुड़ जाएं। क्योंकि पॉलिटी में जब भी आप लोग देखे होंगे, जो बुक्स वगैरह में जो देखे होंगे, वो अधिनियम से स्टार्ट होता है। तो आपको अधिनियम से पहले भी कुछ पॉलिटी है, कुछ इतिहास है जो आपको समझ में आएगा। इसलिए आशा करते हैं कि सभी लोग जो है आप लोग जुड़ जाइए, सभी लोग आप लोग जुड़ जाइए। कल संतोष कुमार फोन भी किए थे, हालांकि मेरे पास थोड़ा सा कल टाइम नहीं मिल पाया जिससे हम बात नहीं कर पाए। तो निश्चित तौर पर हम समय निकाल करके संतोष कुमार से बात कर लेंगे। सभी लोगों को जय हिंद। एक नए शुरुआत, एक नए वर्ड है जय हिंद। चलो जय हिंद बोलना है, इनकलाब जिंदाबाद बोलना है, आपको दिल्ली चलो का नारा भी देते रहना है ना। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे जो आपको आज क्वेश्चन का कलेक्शन मिलेगा। और इस वीडियो को जो है 2-3 बार जरूर देख लीजिएगा आप लोग, शुरू से लेकर अंत तक। कहने का मेरा मतलब है यहीं से आपकी शुरुआती है, इसमें आपको समझ में आएगा कि पॉलिटी क्या होता है, पॉलिटिक्स किसको बोलते हैं, ठीक है। पॉलिटिक्स किसको बोलते हैं, ये सब सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो 2-3 बार इस वीडियो को आप लोग देखिएगा। तो सभी लोग आप लोग ऐप पर आप लोग का क्लास जो है 1 अगस्त से आप लोग का एप्लीकेशन के थ्रू आप लोग का क्लास होगा। अभी ट्रायल चल रहा है, 20 तारीख है, तो अभी ट्रायल चल रहा है, इसलिए जाकर के जो है 1 तारीख से क्लास आप लोग का एप्लीकेशन पे चला जाएगा, ठीक है। और जितने भी लोगों को आईडी और पासवर्ड में जो आप लोग का जो मिला हुआ है, आईडी और पासवर्ड वही रहेगा जो हम लोग ऐड कर देंगे, पार्टिकुलरली उसको ऐड करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जो लोग भी आप लोग नहीं जुड़े हुए हैं अभी ऑनलाइन क्लास ले, ऑनलाइन टेस्ट से, तो आप लोग जुड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो निश्चित तौर पर जो है हम लोग बहुत एक अच्छा जो है क्लास शेड्यूल से चलाइए। बिल्कुल क्लास शेड्यूल से ही चल रहा है, इस पूरे वीक जो है मेरा ही क्लास है। तो निश्चित तौर पर जो है आप लोग का क्लास जो है कि पूरे वीक जो है हम ही लेंगे। तो निश्चित तौर पर जो है अभी जो हम लोग कर रहे हैं, थोड़ा सा अभी क्या है कि बैकग्राउंड वगैरह जो है आप लोग को पता नहीं है, तो हम लोग अभी फोकस खास करके बैकग्राउंड पर दे रहे हैं। तो बैकग्राउंड आपको जब पता चल जाएगा तो निश्चित तौर पर जो है आपको सब कुछ पता चल जाएगा। आपको पूरा प्लेलिस्ट वगैरह सब बन जाएगा। प्लेलिस्ट में आप जा करके कभी भी उसमें जाकर आप सर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करें। सेट का सॉल्यूशन भी आप लोग को एप्लीकेशन के थ्रू ही दिया जाएगा। सेट का सॉल्यूशन, आईडी आपका नहीं मिला है, आईडी आपका ईमेल है, पासवर्ड आपका मोबाइल नंबर है, वेबसाइट पे जाना है, लॉगिन करना है, खुल जाएगा। सिंपल सी फंडा है, दैट इज वेरी सिंपल। कुछ ज्यादा उसमें ये नहीं है। जो भी आपके आईडी और पासवर्ड जो है वही आईडी ईमेल है, पासवर्ड मोबाइल नंबर है। तो अभी आज हम लोग का बेसिक कंसेप्ट जो है पॉलिटी का स्टार्ट करेंगे। और बेसिक कंसेप्ट को इसलिए स्टार्ट करेंगे कि पॉलिटी आपको समझनी होगी, क्योंकि हर एग्जाम्स में जैसे बिहार एसएससी सीजीएल में आपको कम से कम 10 से 12 सवाल आएंगे। आज नहीं बल्कि कल जो है आप लोग का पॉलिटी का जो है पूरा बैकग्राउंड बता देंगे। अपलोड हो जाएगा वीडियो ईडू ई गुरुकुल पर। चूंकि ये तो पेडअप क्लास है तो वही लोग देख पाएंगे जिनको लिंक मिलता है, सब लोग नहीं देख पाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको आपको पॉलिटी में जिसमें जाकर के आपको 22 को जो भाग देखे होंगे, ठीक है ना, उस 22 भाग में सिर्फ और सिर्फ जो आपको 5 से 6 ही भाग पढ़ना है, बाकी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग को उस पर जो है उसको देखना होगा और आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है।
आपके अनुसार हम नहीं चलेंगे सत्यम कुमार, पहले मॉडर्न शुरू कर देंगे। पॉलिटी और मॉडर्न का रिलेशन जो है, आपका पॉलिटी भी 1947 तक पढ़ना है और आपका मॉडर्न इंडिया भी 1947 तक पढ़ना है। तो पॉलिटी में आपको 3-4 क्लास, सॉरी आपका मॉडर्न में 4 क्लास दे चुके हैं, तो वहां से जो बैकग्राउंड जो बताए रिलेशन, हमारा मकसद है कि आपके माइंड में किसी तरह जीएस को डाल देना है, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा, मेरा पढ़ाने का जो टैक्टिस है, जो थ्रू है, ऐसा नहीं है कि हम रिलेटेड नहीं है। देखिए रिलेशन यहाँ पर है, देखिए ध्यान दीजिए, थोड़ा सा पढ़ने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझना बहुत जरूरी है। जैसे मान लिया जाए हमने स्टार्ट किया था 1885 से लेकर के बोले तो 1947 तक, सबसे पहले आधुनिक भारत हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके पहले जो है आपको हम पढ़ा चुके हैं, 4 क्लास लगभग जो है मेरा हो चुका है, जिसमें आपका कांग्रेस की पूर्व जो संस्थाएं थी वो आपको पूरा का पूरा पढ़ा चुके हैं। एक क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन उससे आता है। जो लोग नहीं देखे होंगे उनका लिंक जो है कि आपका पेडअप ग्रुप में होगा, और नहीं तो एप्लीकेशन पर आप लोग को 1 तारीख के बाद वो मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा सेक्शन था आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। पहला आ गया, आपको रिपीट कर देते हैं, ध्यान रखेंगे, कांग्रेस के पूर्व संस्थाएं, है ना, संस्था लिख देते हैं। तो जो भी आपको संस्था मिले होंगे, है ना, जैसे मद्रास महाजन सभा का नाम सुने होंगे, है ना, ये सब जो संस्थाएं थी, तो ये जो पूरा पढ़ा दिए हैं। दूसरा में आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था 28 दिसंबर 1885 से हुआ था। तो ये आईएनसी के बारे में 1885 से लेकर के 1947 तक हम चर्चा किए हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराए, प्रैक्टिस भी कराए, और थ्योरी इसका पढ़ाना बाकी है। तो थ्योरी आपको शुरू से पढ़ाएंगे। तो अब एप्लीकेशन पर ही हम लोग चलेंगे तो बेस्ट रहेगा। अभी 10 दिन का क्लास जो है इसी तरह से, मतलब परिचय पढ़ना, तो ये भी आपका सेक्शन है, ऐसा नहीं है, लेकिन थ्योरी को आप लोग देखिए। अब है तीसरा, आपको क्या पढ़ाए हैं कि आधुनिक भारत में जितने भी आपको पत्र और पत्रिकाएं थी, तो बोल रहा था लोग कि 1 दिन का क्लास प्रैक्टिस वाला छूट गया है, तो हम देख लेंगे, याद नहीं था तो हम इसको करवा देंगे, पत्र और पत्रिकाएं। फिर चौथा आपको पढ़ा रहे थे गवर्नर, है ना, गवर्नर जनरल, और प्लस में जो है वायसराय। ये सब बहुत सारे बच्चों को अभी तो घुस ही थे, अब समझ में नहीं गया। अब देखिए यहीं पर जाकर के गवर्नर जनरल और वायसराय जो पढ़ा रहे थे, और पूरा कंप्लीट अभी हम नहीं किए हुए, ठीक है। तो करना क्या है, यहीं से आपकी पॉलिटी की शुरुआत होगी। तो इसमें भी आपको समझ में आ जाएगा कि पॉलिटी है क्या। तो सभी लोग बुक्स में, जैसे आप लोगों के पास लूसेंट जो है, ये आप लोगों के लिए सबसे बड़ा जहरीला बुक है, ध्यान रखिएगा। हम लूसेंट को एक सिलेबस मानते हैं, लूसेंट से पढ़ करके आप कुछ भी हासिल नहीं कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। तो लूसेंट को जो है हम क्या करते हैं कि आपके लिए एक सिलेबस है, ठीक है। तो मेरे अनुसार से आप लोगों को चलना होगा। आप लोग बहुत पढ़े हैं, बहुत सारे बच्चे जो हमसे जुड़ रहे हैं क्लास में, तो बहुत सारे अभी जो कुकुरमुत्ता की तरह जो है ना, कुकुरमुत्ता समझते हैं ना, बरसाती मेढक जो होते हैं, तो अभी बीएसएस सीजीएल का जो कोर्स जो बहुत सारे लोग यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोग पढ़ा रहा है, लेकिन बहुत सारे बच्चे हमसे ऐसे भी मिले, नए बच्चों को नहीं समझ में आता है, लेकिन जो पुराने जो बच्चे हैं उसमें जाकर के स्पष्ट तौर पे बोले कि सर फलाना मैंने ऑनलाइन क्लास वाले इतना पैसा ले करके और मेरा जो है कुछ पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, एकदम फर्जी। तो आपको बोल रहे हैं, हम आपसे डायरेक्ट इंटरेक्ट भी हैं, भी ध्यान रखिएगा। आपको जो प्रॉब्लम है, आप मेरे छोटे भाई हैं, छोटे बहन के समान है, जो भी आपको प्रॉब्लम होगा आप हमको जब स्पष्ट बताएंगे। क्लास में मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है, मैं मार्केट से बिल्कुल अलग हूं एज ए अंचल अधिकारी, ठीक है। तो एक तो मान ली पद की मेरी गरिमा भी है, तो उस पद को हम बरकरार रखते हुए किसी भी स्टूडेंट को कभी भी जो है हर्ट नहीं करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि मेरे स्टाफ के द्वारा जो है मैंने अभद्र चाहे कुछ बात अगर ऐसा हो गया होगा तो जरूर आप हमसे शिकायत करेंगे, आप मैसेज करेंगे, उसको हम फॉलो करते हैं। दूसरी बात यह है कि आप एकदम कॉम्बिनेशन, ठीक है। आज जो है आपको गवर्नर क्या बोल रहे थे, मॉडर्न में गवर्नर जनरल का कुछ अच्छा नहीं हुआ ही नहीं है, स्टार्ट नहीं किए हैं, बिल्कुल एकदम अभी 0 है। हिस्ट्री अभी कहाँ कंप्लीट हुआ होगा, तो दोनों को अभी जो है तत्काल में जो है जो कोर्स जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, तब पॉलिटी का देखिए ध्यान रखिएगा, यहीं से जाकर के पॉलिटी शुरुआत होगा और मॉडर्न भी शुरुआत होगा, है ना। जैसे आप लोग को पढ़ाए थे ना, जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है ना, पढ़ाए थे, तो एक दिन क्लास दिए थे, बताए थे बैकग्राउंड। तो प्रॉब्लम यहाँ पर क्या होगा, यही क्या करके धीरे धीरे हम लोग यहाँ पहुंच जाएंगे। बहुत सारे जो है कि अधिनियम है, तो आज हम जो है पॉलिटी की शुरुआत कर रहे हैं एकदम 0 लेवल से।
ठीक है, आप लोग लिखिएगा, बढ़िया से नोट्स बना लीजिएगा, क्वेश्चंस कैसे कैसे राइज होते हैं, ये सब सारे चीज आपको हम बताएंगे। ठीक है, इन सब बातों पर आज हम लोग फोकस करेंगे। ये जो बच्चे जो नए लोग होंगे, जो पहली बार जो है जाकर के जुड़े होंगे, आप पहली बार राकेश सर का जो क्लास आप जो देख रहे होंगे, तो निश्चित तौर पर क्या है कि ये 4 चैप्टर, 4 में से आपका 3 चैप्टर हमने कंप्लीट कर रखा है, तो इसको जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। पढ़ने का मतलब है कि इससे एक क्वेश्चन आपको आता है 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो भी आपको संस्था बताया, जो पूर्व जो कांग्रेस की पहले की पूर्व जो संस्थाएं जो बताए थे, उसमें से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है। ठीक है, दूसरा है आपका आईएनसी से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, है ना, 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। 150 नंबर का क्वेश्चन आपका है ना, तो 150 में आपको 2 से 3 क्वेश्चन पक्का है। उसके बाद पत्र और पत्रिकाएं से एक क्वेश्चन आपको आता है। आपको हम जो है ये 3 चैप्टर से 4 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुके हैं। ये 4 क्वेश्चन आपको आएंगे 100%। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि जब भी मौका मिले आप लोग सुबह सुबह थोड़ा सा बैठ करके उसको एक बार जो है पुनः जो है पीछे वाले को रिपीट करते चलिए, नोट्स बनाइए। आदत जो है आपको सबसे पहले जो आदत है लिखने की एक आदत बनाइए। जिस दिन आप लोग लिखना स्टार्ट कर देंगे ना, ये माइंड जो है चौगुना काम करने लगेगा। ठीक है, तो जो भी आप पीछे जो पढ़े हुए हैं उस चीज को पढ़िए। और बहुत सारे लोगों का जो आप लोग का ओपिनियन हम लेते जरूर हैं, लेकिन ओपिनियन जहां सही लगेगा वहां हम लेंगे। लेकिन अगर बहुत सारे क्या है कि आपका ओपिनियन मान लीजिए मुझे लगता है कि नहीं ये ओपिनियन आपका गलत है, तो उस समय आपको मेरी बातों को मानना होगा। आपको जीरो से हमने हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं और किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होगा। ठीक है, तो जो लोग भी आप लोग अभी तक से जो पेड अप क्लास वाले आप लोग तो है ही, लेकिन आपके दोस्त मित्र यार, तो चूंकि क्या है कि इसका सब्सक्रिप्शन जो है आपका बढ़ जाएगा। ठीक है ना, 1 अगस्त से पहले जिनको भी बोलिएगा कि नहीं जुड़ना है तो जुड़ जाओ, और हम लोग धुआंधार बल्लेबाजी करेंगे। अब एक क्लास और हम आपको शेड्यूल देंगे इसी को लेकर के, क्योंकि मेरा सेक्शन बहुत ज्यादा है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है। हिस्ट्री भी बहुत ज्यादा है ना, तो कोई जो जरूरी नहीं कि जो सारा हिस्ट्री हमको पढ़ना है। जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट लगेगा, जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, उसको हम सारा का सारा को कवर करेंगे। 2 साल आप कहीं भी पढ़िएगा जीएस, मेरे यहाँ 6 मंथ पढ़िए, 6 मंथ में आपको 2 साल का कवर कराएंगे। और टू दी पॉइंट बता रहा है, टू दी पॉइंट आपको पढ़ना होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी का क्लास फर्स्ट है, सबको देखना होगा ये क्लास फर्स्ट। इसलिए देखना होगा बाबू, क्योंकि ये जो क्लास अगर नहीं समझ में आएगा तो बिल्कुल आगे का पोर्शन समझ में ही नहीं आएगा। तो जो भी अगर मान लीजिए कि एक आंख बिल्कुल समझ में आ जाएगा, हम है ना, राकेश लाल है, आपको बिल्कुल जो है कि माइंड में आपको डाल देते हैं, बिल्कुल आप समझने की कोशिश करिए और धीरे धीरे सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। ओके, देखिए इसको बोलते हैं भारतीय राज व्यवस्था। क्या बोलते हैं? भारतीय राज व्यवस्था। दोस्तों थोड़ा सा बैकग्राउंड को बताते हुए हम यहाँ पर आएंगे, थोड़ा सा आगे की बैकग्राउंड को देख लीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं 1922 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन जो हुआ था, कहां पर हुआ था? गया में हुआ था। इसी अधिवेशन में पहली बार कहा गया था कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा होना चाहिए। क्लियर है? क्यों कहा गया था कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा होना चाहिए? इसलिए कहा गया था क्योंकि उसके पहले आपका एक घटना घटा था 1919 में 13 अप्रैल को। याद है? बोलिए। 13 अप्रैल मतलब जालियांवाला बाग हत्याकांड। उसके पहले एक एक्ट बना था जिसको बोलते हैं रौलट एक्ट। ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील। आई मीन टू से दैट इस एक्ट के बारे में ना कोई बोल सकता है, ना कुछ कह सकता है, ना कहीं जाकर के कोर्ट में शरण ले सकता है। तो इसी का दिन था, जाकर के रौलट एक्ट का ही दिन था, तो जाकर के आपको क्या हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। बात समझिए, थोड़ा सा आगे बता देते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर चले आएंगे। पहले समझिए मेरे बात को, जहां नहीं समझ में आएगा रिपीट करिएगा, हम तुरंत बताएंगे। पहले लिखिएगा नहीं, पहले सुन लीजिए सारे बात को, पहले लिखिएगा बाद में, पहले सुन लीजिए। सुनिएगा तो आपको बहुत याद हो जाएगा। तो हमने क्या बताया कि 1922 इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था, कहां पर हुआ था? गया में हुआ था। जिसके अध्यक्ष कौन थे? हमारे सीआर दास थे। कौन थे? सीआर दास। आई मीन टू से दैट चित्तरंजन दास थे। इन्हीं को देश बंधु के नाम से हम लोग जानते हैं। तो हुआ क्या? कहा गया था इसी अधिवेशन में कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा होना चाहिए। अब देखिए क्यों गए थे? रौलट एक्ट, ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील। इसी में जाकर के रौलट एक्ट के तहत कहने का मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति पर अगर आपको शक हो जाएगा
है ना। मान लीजिए आप चौक चौराहे पर चाय पी रहे हैं, उसमें 10 आदमी लोग जुड़ा हुआ है, तो अंग्रेजों लोगों का शक हो जाता था कि ये लोग जो है कि अंग्रेजों के विरुद्ध जो कुछ षड्यंत्र रच रहा है। तो ऐसा एक्ट बना दिया था कि किसी भी व्यक्ति पर अगर संदेह होता था उसको पकड़ करके ले जाकर के जेल में बंद कर दिया जाता था। ठीक है, एकदम इसी स्टाइल में आपको मॉडर्न भी पढ़ाएंगे जो बहुत अच्छा लगेगा। वो मॉडर्न मेरा सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग, और सारा जीएस का निचोड़ जो है मॉडर्न ही होता है, वहीं से सारा आपको खींच के बता देंगे। जैसे आप लोग मैथ पढ़ते होंगे, मैथ में रेशियो प्रोपोर्शन ऐसा एक चैप्टर है जो पूरा मैथ को कवर करता है। ठीक है, तो हम बता रहे थे किसी भी व्यक्ति को संदेह जब होता था उसको पकड़ करके ले जाकर के जेल में बंद कर दिया जाता था। डॉक्टर सत्यपाल सिंह सैफुद्दीन किचलू, ये 2 आदमी को गिरफ्तार करके ले जाकर के जेल में क्या कर दिया, बंद कर दिया गया, है ना। इन्हीं दोनों को छुड़ाने के लिए जाकर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को, जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ कि आपको जाकर के एक शांतिपूर्ण सभा का एक आयोजन किया गया था, और इसी में जाकर के कहा गया था, मैंने इन दोनों को छुड़ाने के लिए, क्योंकि होता था संदेह होता था, उनको रात जो है ले जाकर के जेल में ट्रांसफर कर देता था, पता ही नहीं चलता था कौन है। आज आपका मोबाइल का युग हो गया है, गाड़ी बस चल रहा है, टेम्पू चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। उस समय का पीरियड बाबू ऐसा नहीं था। उस समय के पीरियड हमारा ऐसा, अंग्रेजों के हम लोग गुलाम थे, बात समझिए। तो यहां तक तो समझ में आ गया होगा। इसीलिए जाकर के कहा गया था कि अब हर जो है 10 वर्ष पर जाकर के कमीशन बनेगा, और उस कमीशन में आपको भारतीयों की शामिल करना जरूरी है। इसलिए कहा गया था कि जो भी कमीशन बनेगा, जो भी आयोग बनेंगे, उसमें भारतीयों को भी शामिल करना अनिवार्य है। लेकिन हुआ क्या कि आप लोग याद होगा साइमन कमीशन जो है जाकर के कब आया, तो साइमन कमीशन भी जाकर के 3 फरवरी 1928 को आया था इंडिया में, है ना। तो उसमें भी देखा गया कि एक भी इसमें भारतीय नहीं है। ठीक है, उसके बाद आगे आप देखते होंगे जाकर के 1930 में, 1931 में और 1932 में। समझ में आ रहा है ना, कमेंट भी करना, हम देख लेंगे बाबू। ये 3 गो जाकर के गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में, और तीनों गोलमेज सम्मेलन करने का मतलब ये था कि संवैधानिक मसौदा पर विचार करने के लिए। आपसे क्वेश्चन आता है, इनमें से तीनों गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो है लंदन में क्यों किया गया, इनमें से तीनों गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो है लंदन में क्यों किया गया, तो उसके क्या कारण थे, क्या उसके रीजन थे। तो रीजन उसका यही था, रीजन क्या था कि आपको संवैधानिक मसौदा पर विचार करने के लिए कि संविधान का निर्माण कैसे हो। बोलिए, कोई दिक्कत यहां तक है, बोलिए। रोलर टेक लाने का क्या कारण था? रोलर टेक लाने का कारण यही था कि हमारे जो इंडियन जो बहुत सारे क्रांतिकारी जो लीडर थे, जैसे भगत सिंह का जन्म हो गया था 1907 में, तो जवान हो गए थे 1919 में, यानी कि 10-12 साल के हो गए थे, है ना। 1907 में जन्म हुआ था। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे, चंद्रशेखर आजाद का भी जन्म हो गया था, भगत सिंह का भी नाम, सुखदेव का भी, राजगुरु का भी, ये सब नाम सुने होंगे। तो ये लोग करते क्या थे कि ऐसा एक्ट बना दिया जाए कि किसी भी बना ऐसा लगेगा कि षड्यंत्र कोई रच रहा है या नहीं रच रहा, संदेह मात्र होने से ही उसको पकड़ करके ले जाके जेल में बंद कर दिया जाता था। ठीक है, ये मॉडर्न का पार्ट है, और भी आपको बेहतर तरीके से मॉडर्न को पढ़ाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देते हैं पॉलिटी का, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, ऑफलाइन क्लास नहीं लेते बाबू, सब ऑनलाइन लेते हैं। ठीक है, तो 3 गो जाकर के क्या हुआ, 3 गो गोलमेज सम्मेलन हुआ। कहां पर हुआ था? लंदन में। उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड था, है ना। और रैमजे मैकडोनाल्ड की ही अध्यक्षता में तीनों गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था, है ना। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तेज बहादुर अशफाक, सरोजिनी नायडू, आगा खां, ये सब कुछ ऐसे मैन थे जो जाकर के तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। महात्मा गांधी सिर्फ और सिर्फ जो किसमें भाग लिए? सेकंड गोलमेज सम्मेलन में। ये सब संवैधानिक बात हो रहा है मॉडर्न का पार्ट, लेकिन देखिए रिलेशन किसका है? पॉलिटी से। अब देखिए 1936 में और 1937 में लगातार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? नेहरू जी बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। और इसी अधिवेशन में भी जाकर के यही बात को दोहराया गया कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा होना चाहिए। उसके बाद आपको 1924 में जाकर के महात्मा गांधी भी बने थे एजेंसी के अध्यक्ष। कहां पर? बेलगांव में बने थे ना बाबू। और इस अधिवेशन में महात्मा गांधी पुनर्जोर इसका समर्थन किए कि नहीं, भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा होना चाहिए। समझ में आ रहा है बात को? बोलिए।
काला कानून सब हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न में, ही महात्मा गांधी द्वारा जो इस कानून को काला कानून की संज्ञा दिया गया था, इसकी बात हो रहा है। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या हुआ कि ऐसा वर्धा आंदोलन भी चला, 1939 से 45 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ, उसमें ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था, है ना। फिर जाकर के 1942 में आपका जो है क्रिप्स मिशन भी भारत आया था, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में, है ना, क्रिप्स मिशन। आपके लिए सब याद होगा, हम जो बच्चे जो मेरे क्लास जो किए होंगे मॉडल का 2-3 लेसन जो क्लास की जो किए होंगे हम सब बताए थे, इसमें हम बहुत कुछ क्लियर कर दिए थे आईएनसी में। तो ये जाकर के क्रिप्स मिशन भारत आया था, क्यों आया था, इसके भी कुछ रीजन थे। तो दोस्तों जाकर के अंततोगत्वा है 9 दिसंबर, है ना, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुआ दिल्ली के काउंसिल भवन में, और सभा के सबसे बुजुर्ग आदमी थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और इसी में जाकर के पहली बार जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर बनाया गया। सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे बाबू? हमारे बिहारी थे, बिहार के रहने वाले थे। ठीक है, 9 और 2 कितना होता है? 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष जो है जाकर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कर दिया गया? बना दिया गया। ये भी कौन थे? बिहारी थे, लंगट सिंह कॉलेज से पढ़े, छपरा का नाम सुने होंगे, तो बिहार के। ठीक है, तो अब क्या हुआ फिर आपका 9 और 2 कितना होता है? 11 और 2 कितना होता है बाबू? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया था, उसका नाम है उद्देश्य प्रस्ताव। ये सब क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था। वेरी सिंपल, आप लोग कहानी के तौर पर पढ़िएगा, सिस्टेमेटिक पढ़िएगा, माइंड में आपको गूंजता रहेगा। जीएस बहुत ही खतरनाक है, इसी का नाम है हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा, और रात को पढ़िएगा तो दिन को सफा। ठीक है ना। तो निश्चित तौर पर क्या हुआ था कि 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इस पर 9 दिन तक बहस हुआ, उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ, और जाकर के भारतीय संविधान का निर्माण होना प्रारंभ हो गया था, जिसमें जाकर के 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। याद है ना आपको? बोलिए, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन दिखाई भी दे रहा होगा। अब क्या हुआ? 26 नवंबर 1949 को, है ना, जाकर के संविधान को पारित कर दिया गया। पारित समझते हैं ना? पारित कर दिया गया। जबकि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुआ था, है ना, अंतिम बैठक हुआ था, और आपको 26 जनवरी 1950 को संविधान क्या हुआ? लागू हो गया था। बोलिए, इस दिन को हम लोग वेट क्यों कर रहे थे? संविधान तो मेरा बहुत पहले लिखा गया था, इसमें कुछ पार्ट को लागू भी कर दिया गया था, लेकिन अंततोगत्वा जो है हम लोग किसका वेट कर रहे थे? 26 जनवरी 1950 को कर रहे थे। इसका भी एक कारण है कि हमारा भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को ही लागू क्यों हुआ, ये भी एक कारण है। उस दिन हमारा देश जो जाके गणतंत्र हो गया था। गणतंत्र का मतलब होता है कि जो भी संवैधानिक जो पद है वो पद जो है आपका वंशानुगत नहीं होगा। जैसे अभी हमारे रामनाथ कोविंद जो है राष्ट्रपति है, तो ऐसा थोड़े है कि उनका बेटा भी राष्ट्रपति हो जाएगा, उनकी पत्नी भी राष्ट्रपति हो जाएगी, उनका बेटा का बेटा भी, ऐसा थोड़े है। तो उसी को बोलते हैं गणतंत्र। क्या बोलते हैं? गणतंत्र। यानी कि पद को वंशानुगत नहीं है। यहां तक आप लोग को क्लियर है? तो बोलिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। सही बात है। तो 26 जनवरी 1950 को ही संविधान क्यों लागू हुआ? क्योंकि आपको याद है 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन जो हुआ था, है ना, लाहौर में हुआ था, रावी नदी के तट पर 12 बजे रात को जाकर के झंडा फहराया गया था, और उसी में जाकर के यह कसम हम लोग खाए थे पूरे कांग्रेस के लीडर, पूर्ण स्वराज, यानी कि पूर्ण स्वराज का डिमांड किया जाए। लेकिन वो जो जाकर के आपको शक संबंध पर आधारित था, और शक संबंध के आधार पर यानी कि जाकर के देखा गया तो दिन क्या निकला? 26 जनवरी। और आगे चल करके जाकर के हम लोग 26 जनवरी का वेट किए, और आगे चल करके हमारा भारत का जो संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? लागू हुआ। तो तार उसका 26 जनवरी 1950 उसका तार जो जुड़ा हुआ है पूर्ण स्वराज 1929 पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाहौर, रावी नदी के तट पर। कुछ बच्चे हमको यूट्यूब पर कमेंट करते हैं कि सर अपना आंख क्यों बंद कर लेते हैं? अरे मैं आंख इसलिए बंद करता हूं कि मैं सोचता हूं
ठीक है, कहीं आपसे हमसे गलत न बोला जाए इसका रीजन यही है। तो सोचते हैं तो थोड़ा सा याद हो जाता है, और कोई बात नहीं है। कोई दिक्कत है यहाँ पर? बोलिए, इसको हम अब आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद आपको जाकर के राज व्यवस्था का मतलब होता है राजा का व्यवस्था। क्या होता है? राजा का व्यवस्था। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रपति 24 नवंबर 1949, 26/1930 को जाकर फर्स्ट इंडिपेंडेंस मनाया गया था। गुलाम गरीब, अच्छी बात है, सही बात है। चलिए, हो गया। बोलिए, तो अब हम लोग जो बात करेंगे उसमें हम लोग जो बात करेंगे, अब देखिए यहाँ पर भारतीय मतलब जब हाजीपुर से जब चुनाव जब लड़े थे तो उनका जो रिकॉर्ड तोड़ वोट था, यानी कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ सबसे अधिक मतों से जीतने वाले एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, और उसी लोकसभा सीट से जाकर के राम सुंदर दास द्वारा जो है जाकर राम सुंदर दास द्वारा जो है जाकर उनको बुरी तरह से हराया गया। जब उनको जदयू पार्टी जब उनको टिकट जब दे रही थी तो राम सुंदर दास बोले कि बाप रे बाप, बड़ा शख्स के सामने हम टिक पाएंगे? मैंने उनकी धड़कन तेज थी। ठीक है ना, एससी कंस्टिट्यूएंसी है आपका हाजीपुर। पशुपति पारस का नाम सुने होंगे, वही अभी जाकर के वहां के लोकसभा के मेंबर है, सेंट्रल में मिनिस्टर भी है। तो हुआ कि रामविलास पासवान हार गए। तो उस पार्टियों में मैंने अच्छी लहर थी कि भाई हरा दिए हम लोग। लेकिन आपको पार्लियामेंट जब याद होगा कि पार्लियामेंट मतलब क्या, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये जाकर के लोकसभा से तो मान लीजिए हार गए, लेकिन उनको कहां भेजा गया? फिर जाकर के कुछ पार्टियां जो है उसमें आरजेडी भी जाकर के बिहार में जाकर के सपोर्ट किया था, और वो जाकर के अंततोगत्वा जो है जाकर के राज्यसभा में जाकर के मेंबर बने। कहने का मतलब ये है कि आप हार करके भी जाकर के राजा वाला व्यवस्था आप ले सकते हैं, तो उसी को बोला जाता है राज व्यवस्था, यानी कि राजा का व्यवस्था। अरुण जेटली मर गए, भारत के वित्त मंत्री के पद पर भी सुशोभित थे वो, एक बार भी लोकसभा के मेंबर नहीं बने थे, और बहुत बार चुनाव भी लड़े थे, ध्यान रखिएगा, बहुत बार चुनाव भी लड़े थे। ठीक है ना, बहुत बार चुनाव लड़े थे, लेकिन एक बार भी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं मिला। हाउस ऑफ पीपल जिसको बोलते हैं, लोकसभा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, एक बार भी नहीं बने, लेकिन कहां का बने? तो जाकर के राज्यसभा का बने। तो व्यवस्था किया गया है। यहां पर भी देखेंगे हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार, जो एमएलए यानी कि विधानसभा के मेंबर नहीं, वो विधान परिषद के मेंबर है। ठीक है ना, तो ये सब जो है पॉलिटी जो है ना, बड़ा अजीब है, थोड़ा सा समझना होगा। थोड़ा सा आपको अटपटा तो नहीं लगेगा, चटपटा लगेगा। ये चटपटा जब आपको एग्जाम्पल जब देंगे तो माइंड में क्या होगा कि आपको घुस जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पर? बोलिए। तो अब हम लोग चलेंगे भारतीय राज व्यवस्था पर। क्लास फर्स्ट है, और भारतीय राज व्यवस्था में आप लोग को शुरुआती जो है जाकर के अकबर के पीरियड से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और चले आएंगे हम लोग सीधे। किसी बुक्स में जो आपको नहीं मिलेगा, हम लोग भी बुक्स देखते हैं, उसमें भारतीय राज व्यवस्था जो आपका क्या बोलते हैं, लक्ष्मीकांत का बुक भी मेरे पास है। लुसेंट तो खैर कहना ही नहीं है। ठीक है, लड़का लोग तो लुसेंट को लगता है ना कि अपना फैमिलियर बना लिया है। लोग 2 भाई बहन है तो मैंने चौथा 5वां में जाकर लुसेंट को बना लेता है लोग, लेकिन वही जाकर के लुसेंट आपको क्या करता है? दगा देता है ना। तो ये सब ध्यान रखना होगा बड़े हम लोग। बोलिए, यहां तक किसी को कोई कमेंट, कोई प्रॉब्लम, कोई बात है तो बताइए। सही बात है, लेकिन हार गए थे। चलिए, यहां तक से किसी को अगर प्रॉब्लम है, 1773 में लुसेंट से स्टार्ट होता है, रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट होता है, लेकिन हम आपको जो है कि देखिए आपको शुरू से अकबर के पीरियड से बता रहे हैं। सर, आप किसी भी सब्जेक्ट में जान डाल देते हैं, मजा आता है। पढ़ने का एक तरीका है, पढ़ाने का एक तरीका है, और कोई बात नहीं है। घिस पिट वाली आपको मैं पढ़ाता नहीं हूं। जो भी चाहते हैं कि पूरा आपका माइंड में जो है कि ऐसा सेक्शन दे दे ताकि आपके दिमाग में नाचता रहे। आपको आधा घंटा केवल बैकग्राउंड बताने में लग गया, आप सोच सकते हैं कि कितनी अच्छी क्वालिटी और कितनी अच्छी जो है आपका कंटेंट जो आपको देने की हम कोशिश कर रहे हैं। बुक का नाम, आप कितना बुक का नाम लोगे? ये सब नहीं मिल पाएगा, जल्दी किताब में नहीं मिलता है। इसीलिए बार बार आपको बोलते हैं कि एक अच्छे गुरु की तलाश में रहिए।
एक अच्छे गुरु, कोई जरूरी नहीं है कि राकेश लाल ही एक अच्छे गुरु हो सकते हैं, जरूरी है कि भारत के बीबी निशु से भी गुरु हो सकते हैं। तो इस अच्छे गुरु की तलाश में जब लिखिएगा रहिएगा, ठीक है, यहां तक से आपको किसी भी तरह का मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम हुआ होगा। अब जाकर के भारत का संविधान भी आपको हम लागू यहाँ पर कर दिए, लेकिन कर तो दिए, लेकिन पुनः जो हम लोग को पढ़ना होगा आगे चल करके। लेकिन आज हम जो बात करेंगे पॉलिटी की शुरुआत करेंगे और नया चैप्टर हम लेंगे, तो निश्चित तौर पर जो है सोनाली सिंह कश्यप बोलो सर, इससे एसआई का भी तैयारी बिल्कुल हो जाएगा। कोई सिलेबस आपको इतना स्टैंडर्ड लेवल का पढ़ा देंगे, आपको आप लोग पढ़े होंगे, नोट्स भी बनाएंगे, नोट्स जरूर बताना आप लोग। हम पढ़ा रहे हैं 1.5 घंटा का क्लास, लेकिन 5 पेज आपका नोट्स बनेगा, ध्यान रखिएगा। 5 पेज में भी जाकर के देश के नेता के लिए सब कुछ असर नेता ही बनना चाहिए सर, हम लोगों को भी चलिए बना जाए, है ना। नेता कहता है लोग कि तू लूटा हम लूटे, लूटे के आजादी बा, सबसे ज्यादा वही लूटी जगरा दे पर खादी बा। तो कहाँ गए वो दिन, आप लोग गाना सुने होंगे ना। तो पहले के जो लीडर हुआ करते थे, अच्छा चलिए आपको एक बीच में एक छोटा सा एक ट्विस्ट भी, पॉलिटिकल अगर बात करते हैं, नेता की बात कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा आपको एक पॉलिटी की हम थोड़ा सा क्लिप जो आपको बताएंगे, 2 मिनट का बीच में चर्चा करेंगे। ओके, आगे बढ़े, थैंक यू। ये जो आप जो देख रहे हैं ये बेसिक था, और हम लोग इसमें क्या करेंगे कि नेक्स्ट जो आपका चैप्टर जो करता रहा है, अब उसको पढ़ना होगा। अब चल जाइए, बैकग्राउंड आपका ब्लैक कर दिए, ठीक है, कोई दिक्कत? राकेश लाल भी चमक रहे हैं क्या? यस, अब जाकर के आपको सही दिशा में आकर के आपको बैकग्राउंड चेंज कर दे। चलिए, लिखना आप ही को ज्यादा है, हमको नहीं लिखना है, इसलिए ध्यान रहे। भारतीय राज व्यवस्था, ठीक है। वो जो मेरा छोटा सा जो डॉगी था, उसका नाम डॉली रखे थे, डॉली। आज बेचारा वो एक्सपायर कर गया, तो थोड़ा सा सुबह से उसी में लगे हुए थे, अचानक सोए हुए थे और देखे कि ऐसा ऐसा उसके साथ घटना घट गया। तो बहुत मैंने थोड़ा सा अंदर से थोड़ा सा लगता है, क्योंकि मेरे साथ ही रहता था, खेलता था, खाना खाता था, जब भी अपने स्टूडियो में रहते थे तो दौड़ करके चला आता था। तो थोड़ा सा लग रहा है, आशा करते हैं कि अच्छा जगह पर ही गया होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था की। अब भारतीय राज्य व्यवस्था में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत अच्छे पॉइंट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। ये बेसिक से एकदम कंसेप्ट लिखते चलेंगे आप लोग। अंग्रेजों के आगमन के साथ ही जाकर के आपको इंडियन पॉलिटी की शुरुआत होती है, ध्यान रखेंगे। क्योंकि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में क्या हुआ था कि पहला मेरा चार्टर बना था, महारानी एलिजाबेथ का नाम सुने होंगे, एलिजाबेथ प्रथम, है ना। महारानी विक्टोरिया का भी नाम सुने होंगे, एलिजाबेथ का भी नाम सुने होंगे। तो उस चार्टर पर जाकर के हस्ताक्षर किया गया था एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा, और वहीं से जाकर के प्रथम चार्टर के रूप में याद किया जाता है। और उस चार्टर में कहा गया था, क्योंकि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में भारत में जब अंग्रेज आए थे, तो उसका मकसद था भारत में व्यापार करना। क्या था मकसद? था व्यापार करना। लेकिन धीरे धीरे वो क्या होता चला गया, राजनीति को करता गया। लेकिन उसके पहले भी आपको ध्यान रखना होगा, बताते चल रहे हैं कि सबसे पहले ध्यान रखना होगा, मुगल अंपायर जो था, मुगल शासक था अकबर। कौन था? अकबर। अकबर के समय में ही, नोट करते चलेंगे, 1599 ईस्वी में जॉन मिल्डेहान नाम का एक अंग्रेज आया था, ठीक है। ये जो आप लोग देख रहे हैं अकबर के पीरियड में लिखते चलेंगे आप लोग, हम कल केवल आपको कहानियां बताएंगे, ध्यान रखेंगे। 1599 ईस्वी में जॉन मिल्डेहाल है ना, जॉन मिल्डेहाल, ये अंग्रेजी था, और राल्फ फिंच, ध्यान रखेंगे। ये आपको बेसिक कंसेप्ट दे रहा है, नहीं समझ में आएगा तो आप बिल्कुल आपको नहीं समझ में आएगा, ध्यान रखेंगे हम क्या बोल रहे हैं। ओके, तो क्या बोल रहे थे हम? ये बात कर रहे थे कि 1599 ईस्वी में जॉन मिल्डेहान नाम का अंग्रेज जो है
वो अकबर के पीरियड में भारत आया था। उस समय जो है जाकर के मुगल अंपायर जो था कौन था, आपको अकबर ही था। लेकिन ये दोनों लोगों का जो मकसद था, जॉन मिल्डेहान और रॉल्फ फिंच, ये दोनों लोगों का जो मकसद था भारत में व्यापार करना, भारत में व्यापार करना। ठीक है, ये दोनों का मकसद क्या था, भारत में व्यापार करना। अब ध्यान रखेंगे कि विश्व में सबसे अधिक जो है मसालों का जो प्रोडक्शन होता है वो हमारा भारत करता है। मसाला में जैसे देखते होंगे आपको, मसालों का रानी बोलते हैं, इलायची को कहा जाता है। तो भारत में एक से एक तरह के जाके आपको, जिससे आप लोग देखते होंगे जीरा भी होता है, मरीच भी होता है, माने हर बड़ा भी आपको इलायची होती है, छोटी भी इलायची होती है। ये सब सेक्शन क्या है कि वर्ल्ड फेमस भारत में मसालों पे व्यापार करने के उद्देश्य से ब्रिटिशर्स लोग भारत आने की कोशिश कर रहा था। उस समय की हम बात कर रहे थे, जब अकबर के पीरियड में 1599 ईस्वी में जब भारत जब आया, जॉन मिल्डेहान और आपका रॉल्फ फिंच, तो भारत में व्यापार करना उसका मेन मकसद था। तो अकबर ने क्या किया, इन दोनों को जो है कि बैरंग लौटा दिया कि यहां पर इस तरह की कोई सुविधा आपको नहीं दी जाएगी। यानी कि जॉन मिल्डेहान और रॉल्फ फिंच जो है अकबर के द्वारा जो है भारत में व्यापार करने की आज्ञा नहीं दिया गया, और पुनः जो है कहां चला गया, इंग्लैंड चला गया। यहां तक समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन आता है कि जॉन मिल्डेहान जो है भारत में किस रास्ते से आया था, ये क्वेश्चन आता है, या लिख लेंगे सिंध के रास्ते से। बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं आपको आज। ये चैप्टर जो आप खत्म कर देंगे, फर्स्ट चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या इसकी इतिहास रहा है। तो किस रास्ते से आया था, ये जाकर के सिंध के रास्ते से आया। क्लीन दिखाई नहीं दे रहा है, बारीक बारीक से लिख कर बताइए ना सर। अरे यार मैं क्यों लिखूंगा, कहानी लिखो, आप बता रहे हैं कहानी लिखते चलो। बारीक बारीक क्या होता है, तुम मेहनत नहीं करना चाहते हो, हम ही से मेहनत करवाते हो है। इसमें भी तो 2-3 पॉइंट बताए हैं। मुगल बादशाह जो था कौन था, अकबर था। अकबर यानी कि 1556 से लेकर के आपको 1605 ईस्वी तक इसका पीरियड भी आपको याद रखिएगा। 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक जाकर के मुगल अंपायर था ये, है ना। 1442 में जाकर इसका जन्म हुआ था, सॉरी 1542 में जाकर के अकबर का जन्म हुआ था। तो जब अकबर के पीरियड के बाद बात करेंगे तो उसमें जाकर के डिटेल्स में बात करेंगे, लेकिन हम यहाँ पॉलिटी की बात कर रहे हैं। पॉलिटी में जाकर के आपको देखना होगा। ओके, तो हम आपको बता रहे थे कि अकबर के शासनकाल में पहली बार जाकर के आपको आया था कौन, रॉल्फ फिंच और जॉन मिल्डेहान, है ना। अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य क्या था, यहां 2 उद्देश्य था। एक तो आपका भारत में व्यापार करना, लिखते चलेंगे। अंग्रेजों का भारत में आने का जो मुख्य जो उद्देश्य था, पहला था व्यापार और दूसरा था ईसाई धर्म का प्रचार। ये क्वेश्चन आता है कि भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए इनमें से किस एक्ट के तहत, किस अधिनियम के तहत जाकर आज्ञा दिया गया था। तो सही इसका आंसर होगा 1813 ईस्वी के अधिनियम के तहत जो है भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म यानी कि धर्म की प्रचार करने की आज्ञा दिया गया था। ये क्वेश्चन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो भारत में अंग्रेजों का आने का मेन मकसद था कि भारत में 2 सेक्शन था, एक था आपका व्यापार करना और दूसरा था कि ईसाई धर्म का प्रचार करना। ठीक है, ये 2 सेक्शन था। ब्रिटेन की महारानी कौन थी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम। ब्रिटेन की महारानी कौन थी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम। कोई दिक्कत, यहां तक बोलिएगा। धीरे धीरे एकदम धीरे धीरे इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ब्रिटेन की महारानी थी, है ना। ये क्या किया कि भारत में जाकर के आपको ब्रिटेन की जो महारानी जो एलिजाबेथ प्रथम जो थी, ये जब दोनों तब बैरंग जब लौट करके चला गया ब्रिटेन, इसके द्वारा जाकर के ग्रुप बनाया गया था। उस ग्रुप का नाम था मर्चेंट एडवेंचर। क्या नाम था, मर्चेंट एडवेंचर। लिख लेंगे मर्चेंट एडवेंचर।
मर्चेंट एडवेंचर ग्रुप था। ये ग्रुप मतलब जो व्यापार करने का जो बनाया गया था, व्यापार करने के उद्देश्य से बनाया गया था। समझ में आ गया? पहला ग्रुप जो भारत में व्यापार करने के लिए आया था, उस ग्रुप का नाम था मर्चेंट एडवेंचर। क्लियर है? इसका मेन मकसद क्या था? व्यापार करना इसका मेन मकसद था। एलिजाबेथ प्रथम ने क्या किया? एलिजाबेथ जो ग्रुप जो आपका मर्चेंट एडवेंचर है ना, एलिजाबेथ प्रथम ने क्या किया? उससे आज्ञा लेकर के भारत में जो है 15 वर्ष के लिए व्यापार करने के लिए जाकर के हस्ताक्षर किया गया इन दोनों। ठीक है ना? व्यापार करने को जाकर क्या कर दिया गया? आज्ञा दिया गया, हस्ताक्षर किया गया। उसी समय आपको हम बात एक बता रहे हैं, उसी समय जाकर के 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को 31 दिसंबर 1600 ईस्वी का अधिनियम जो आप लोग बताए हैं अभी जस्ट, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में जाकर के ही आपको ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ। क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी। नोट कर लीजिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 में हम लोग आ गए। अकबर के समय में जॉन मिल्डेहान, डॉल्फ फिंच आया, बैरंग चला गया, फिर चला गया तो वहां पर जाकर के क्या किया कि एक ग्रुप बनाया। एक ग्रुप बना करके उस ग्रुप का नाम रखा गया मर्चेंट एडवेंचर। मर्चेंट मतलब व्यापारी ही होता है। मर्चेंट एडवेंचर बनाया गया और मर्चेंट एडवेंचर बना करके एलिजाबेथ से जाकर के आज्ञा प्राप्त लिया और भारत में 15 वर्षों के लिए जाकर एक अधिकार, और यहाँ पर जो है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में उधर जाके ग्रुप बना, व्यापार करने का अधिकार मिला और इधर जाकर के ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलिए। और इसी एक्ट के तहत जो है, इसी अधिनियम के तहत जो है जाकर के व्यापार करने का आज्ञा दिया गया। इसी के बेटा का नाम था जहांगीर। अकबर का बेटा का नाम था जहांगीर। क्या नाम था? जहांगीर। तो बचपन का नाम था सलीम। अब देखिए यहां पर जहांगीर है ना, जहांगीर। अकबर के बाद जो है मुगल अंपायर कौन बनता है? जहांगीर बनता है। साउंड तो क्लियर है? साउंड में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है क्या? बोलिए, कोई दिक्कत है साउंड में? जहांगीर जो 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी तक जाकर के मुगल अंपायर रहा। नोट कर लिए, 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी तक। कोई दिक्कत? बोलिए। 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी तक जाकर के रहा। हम सब जानते हैं कि जहांगीर के पीरियड में ही अंग्रेजों को फैक्ट्री लगाने की इजाजत दिया गया था। कहां पर? सूरत। कहां दिया गया था? सूरत में दिया गया था। इसी के दरबार में कौन आया था? हॉकिंस। कौन आया था? हॉकिंस। नोट कर लीजिएगा। जहांगीर के दरबार में कौन आया था? हॉकिंस आया था। इसका मेन उद्देश्य क्या था? भारत में व्यापार करना, भारत में फैक्ट्री को लगाने का जाकर के परमिशन लेने के लिए आया था, है ना? नोट कर लीजिएगा, इसको लिखना मुनासिब नहीं है। जहांगीर के दरबार में कौन आया था? हॉकिंस आया था। और हॉकिंस का जो मेन जो उद्देश्य था, भारत में फैक्ट्री को स्थापित करना और फैक्ट्री को स्थापित कर करके आपको व्यापार करना। कोई दिक्कत? 1608 भी आपको याद होगा और 1611 भी आपको याद होगा। 1611 कहने का मतलब यह है कि इसने जाकर के अस्थायी रूप से मछलीपट्टनम में अस्थायी रूप से जाकर के फैक्ट्री स्थापित करने का आदेश दे दिया जहांगीर। ठीक है ना? 1608 ईस्वी में और 1611 ईस्वी में जाकर के मछलीपट्टनम में अस्थायी रूप से फैक्ट्री को स्थापित करने का जाकर के आदेश दे दिया। अंग्रेजों द्वारा पहले जो फैक्ट्री जो स्थापित किया गया था वो 1613 ईस्वी में कहां पर किया गया था? 1613 ईस्वी में सूरत में। अस्थायी रूप से, ध्यान रखेंगे, अस्थायी
या स्थायी फैक्ट्री की जाकर के स्थापना कर दिया गया 1600 कब में 13 ईस्वी में। बोलिए। और यहीं से जाकर के अंग्रेज लोग जो है भारत में व्यापार करना प्रारंभ कर दिया था। 1613 ईस्वी में जैसे ही आपको सूरत में जो फैक्ट्री जब स्थापित हुआ, वहीं से भारत में अंग्रेज लोग, ब्रिटिशर्स लोग जो है भारत में व्यापार करना क्या कर दिया गया था, शुरू कर दिया गया था। उस समय हमारे भारत में 3 प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी, बहुत बार आप लोग बताया है, जैसे इंडिया का ये नक्शा है ना बाबू, बोलिए। सपोर्ट है 3 प्रेसिडेंसियां, ये जाकर के बंबई प्रेसिडेंसी था, ये आपको बंगाल प्रेसिडेंसी था और ये आपको मद्रास प्रेसिडेंसी था। इन 3 प्रेसिडेंसियां थी और सूरत में जैसे स्थापित हुआ तो इन तीनों प्रेसिडेंसियों में जाकर के व्यापार करना और उन्होंने क्या कर दिया, आरंभ कर दिया। कोई दिक्कत? और जाकर के उस समय भारत में एक गवर्नर हुआ करता था। क्या हुआ था? एक गवर्नर हुआ करता था। एक गवर्नर, नोट करिएगा, और एक होता है उप गवर्नर, उप गवर्नर है ना। और जाकर के उसमें 24 को जो है मेंबर हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? 24 को मेंबर हुआ करते थे। बहुत अच्छी पॉइंट है। भारत में 3 प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी और तीनों प्रेसिडेंसियों में सिर्फ एक गवर्नर हुआ करता था और एक गवर्नर हुआ करता था और 24 वो क्या थे, उसमें मेंबर थे। यानी कि टोटल को मिला दिया जाए तो 24 एक 25 और एक 26, यही 26 लोग जाकर के क्या करता था कि पूरे भारत में व्यापार का देख रेख किया करता था। कार्यालय था वही, वहां फैक्ट्री का मतलब यह है कि मतलब मैंने कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ करता था। फैक्ट्री का मतलब कि वहां कार्यालय हुआ करता था, वहीं से जाकर के सारा लोग कंट्रोल करता। ना समझ में आ रहा है? बोलिए। अब जाकर के अलग अलग प्रेसिडेंसियों में यही 24 जो लोग जो थे जाकर के एक परिषद जो स्थापित किया था, यही लोग जाकर के देख रेख करता था। कोई दिक्कत? अब प्रश्न आता है औरंगजेब की। क्या प्रश्न आता है? औरंगजेब की। औरंगजेब का जब मृत्यु जब 1707 ईस्वी में होता है, औरंगजेब की मृत्यु जब 1707 ईस्वी में जब होता है तो धीरे धीरे मुगल वंश का जो है पतन होना प्रारंभ हो जाता है। क्या हो रहा है? पतन होना प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद इसका बेटा है, बेटा जब बनता है 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की जब मृत्यु हुआ तो इसका बेटा बनता है जिसका नाम है मुअज्जम। क्या नाम है? मुअज्जम, जिसको हम लोग बोलते हैं बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम जो है थोड़ा सा विलासी प्रवृत्ति का आदमी था, जिसके चलते जो है और भी जाकर के मुगल वंश जो है धीरे धीरे क्या होता चला गया, माने अपने पतन की ओर बढ़ता चला जा रहा है। फिर उसका बेटा था जिसका नाम था जहांदार शाह। जहांदार शाह भी जाकर के मुगल अंपायर जो 1 साल के लिए बनता है। उसके बाद आता है फर्रुखसियर। उसके बाद कौन आता है बाबू? फर्रुखसियर। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट, यहीं से जाकर के और जो है ना मुगल वंश का माई बहन हो जाता है। उसके बाद आपका फर्रुखसियर आता है और फर्रुखसियर के शासन काल में अंग्रेजों को जाकर के गोल्डन अपॉर्चुनिटी, गोल्डन फरमान जारी होता है। क्या जारी होता है कि अंग्रेज लोग जो है भारत के विभिन्न हिस्सों में कहीं भी आप फैक्ट्री स्थापित कर सकते हैं। कर अगर नहीं भी देंगे तभी भी आपका काम चलेगा। मुगल अंपायर था फर्रुखसियर, लेकिन अंग्रेजों के पक्ष में एक ऐसा फरमान जारी किया जिसको गोल्डन फरमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? गोल्डन फरमान, कि बंगाल नहीं बल्कि भारत की जिस हिस्से में आपको फैक्ट्री स्थापित करना आप कर सकते हैं। इस प्रकार किसी भी तरह का आपको चुंगी जो है, कर जो है देना नहीं पड़ेगा। और यही कारण था कि अंग्रेजों के सबसे पहली बार फैक्ट्री जो जाकर के सूरत में स्थापित हुआ। और बंगाल जो है भारत के उन प्रांतों में से था जिसमें सबसे अधिक संपन्न, सुखी संपन्न वाला जगह था। अमीर और कह सकते हैं कि संपन्न प्रांतों में से एक था। बात समझ रहे हैं? इधर सूरत, उधर बंगाल।
अब क्या हुआ कि पतन तो आपका स्टार्ट हो गया है, फर्रुखसियर जो है जाकर के बन गया है। फर्रुखसियर अब हुआ करता था कि मान लीजिए शासन जो चला रहा है तो हर प्रांतों में कहीं ना कहीं क्या होता था ना कि सूबेदार हुआ करते थे, सूबेदारी दिया जाता था, और वही सूबेदार लोग जाकर के प्रांतों को देखा करते, उसमें प्रांतों को जाकर के सूबा बोलते थे, प्रांतों को सूबा कहा जाता था। बात समझ में आ रहा है ना? प्रांतों को क्या बोलते थे? सूबा। तो मुगलों की कह सकते हैं कि कमजोरी का फायदा उठा करके सूबेदार लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल गया, एक अवसर जाकर के गुड अवसर आपको मिला सूबेदार लोगों को। और 1700 ईस्वी में जब औरंगजेब जब जीवित था, मरा नहीं था, तभी की बात कर रहा है, 1700 ईस्वी में औरंगजेब ने बंगाल का सूबेदार जो है किसको बना दिया था? तो मुर्शिद कुली खां को बनाया था। मुर्शिद कुली खां, ठीक है, आप लिख दें, चलेगा, दिखाई देगा ना? मुर्शिद कुली खां, इसका लेना होगा, नेक्स्ट चैप्टर लेना होगा। मुर्शिद कुली खां, बंगाल का सूबेदार किसको दिया गया? सूबेदारी हालांकि पहले से ही था, बंगाल की सूबेदार जो उस समय कौन था? मुर्शिद कुली खां था। ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लिया जाए, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा नोट कर लीजिए आप लोग। यहां तक बात तो आपको समझ में आ गया होगा, बोलिए, जहां तक बात आपको समझ में आ गया होगा तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। आप पेज चेंज कर देते हैं, मिटाएंगे नहीं, पेज चेंज कर देंगे, पेज चेंज कर देंगे। अब क्या हुआ? औरंगजेब के जीवित रहते रहते बंगाल की सूबेदारी किसको दिया गया था? तो मुर्शिद कुली खां को दिया गया था। यानी मुर्शिद कुली खां जो है बंगाल का सूबेदारी संभाल रहा था। देखिए कैसे कैसे पतन हो रहा है, कैसे कैसे सूबेदारियां आ रही है, कैसे कैसे सूबेदार लोग भी आगे चल करके अंग्रेजों से संघर्ष कर रहा है, क्योंकि अब तो अंग्रेज लोग का जो है कि अब पैर पड़ चुका है इंडिया में, भारत में। जब मुगलों का तेजी से जब पतन होना शुरू हुआ तो मुगल साम्राज्य का सबसे कमजोर होना भी जाकर के क्या हुआ था? शुरू हो गया था। तो ध्यान रखेंगे कि इसी जो है मुर्शिद कुली खां जो है बंगाल में जाकर के मुगलों से स्वतंत्र घोषित कर दिया। यही मुर्शिद कुली खां बंगाल में अपनों को जो है अंग्रेजों से क्या कर दिया? स्वतंत्र घोषित कर दिया। क्या कर दिया? स्वतंत्र घोषित कर दिया, और बंगाल का नवाब कहलाया। और 1713 से लेकर के 1727 तक एक मिनट नो प्रॉब्लम, ध्यान नहीं दिए, लाइट कटा हुआ था। तो हम बात बता रहे थे आपको कि औरंगजेब के जीवित रहते बंगाल का जो सूबेदारी जो संभाला था उसका नाम था मुर्शिद कुली खां। और जब मुगलों का तेजी से जब पतन होना शुरू हुआ तो मुगल साम्राज्य जो है और कमजोर होता चला गया। और ध्यान रखेंगे कि मुर्शिद कुली खां जो है बंगाल में जाकर के मुगलों से क्या हुआ? स्वतंत्र अपने आप को घोषित कर दिया। क्या कर दिया? स्वतंत्र घोषित कर दिया, है ना? अब क्या हुआ कि बंगाल का जो है नवाब कौन बना? मुर्शिद कुली खां। कौन बना? मुर्शिद कुली खां। चलिए, यहां तक तो किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग को जो बता चुके हैं। अब हम लोग बात कर देंगे मुर्शिद कुली खां।
1713 से लेकर के 1727 ईस्वी तक जो है जाकर के बंगाल का क्या रहा, नवाब रहा। बोलिए 1713 से लेकर 1727 तक बंगाल का जाकर के स्वतंत्र जो है नवाब के रूप में अपने आप को घोषित किया। और इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ, शुजा-उद-दौला। इसी का उत्तराधिकारी था शुजा-उद-दौला। नोट करते चलेंगे, इसी का उत्तराधिकारी था कौन था, शुजा-उद-दौला था, जो 1727 से लेकर के 1739 ईस्वी तक जाकर के बंगाल की नवाबी संभाला था। 1727 से लेकर 1739 और ये जाकर के बंगाल का क्या बना, नवाब बना। बोलिए किसी भी तरह कोई दिक्कत है, कहानी है इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, और इसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जो है कि 1739 ईस्वी बंगाल का जो है तीसरा नवाब बना, उसका नाम है सरफराज खान। ये पहला था, ये दूसरा था और ये तीसरा नवाब कौन बना, सरफराज खान। ध्यान रखेंगे, बहुत छोटे छोटे बातों को, चूंकि कहानी टाइप का है, इसको ध्यान रखना होगा, पढ़ना होगा, समझना होगा। सरफराज खान जब बंगाल का जब नवाब जब बना तो उसी का सेनापति था जिसका नाम था अलीवर्दी खान। इसका सेनापति का क्या नाम था जी, बहुत अच्छा पॉइंट इसमें आगे में आएगा जो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। इसी का था सरफराज खान का, ये क्या था, सेनापति था। हालांकि ये कजन भी था, है ना, ये कजन भी था, सरफराज खान का कजन था कौन, अलीवर्दी खान। इसी अलीवर्दी खान ने सरफराज खान के खिलाफ जो है जाकर के बगावत कर दिया गया था। यही सरफराज खान, अलीवर्दी खान सरफराज खान के विरुद्ध क्या कर दिया था, बगावत कर दिया गया था। कब, 1740 ईस्वी में। कब किया था, 1740 ईस्वी में जाके बगावत कर दिया। और बगावत करने के बाद एक युद्ध का नाम, जिसका नाम है घेरिया का युद्ध। अब देखिए यहां पर घेरिया का युद्ध किसके मध्य हुआ, सरफराज खान और आपका अलीवर्दी खान। ध्यान रखेंगे, सरफराज खान तीसरा जाकर के बंगाल का नवाब बना और उसी का सेनापति था कौन, अलीवर्दी खान। और यही सेनापति अलीवर्दी खान क्या किया कि सरफराज खान के विरुद्ध जो जाकर के एक षड्यंत्र रचा, और षड्यंत्र ही नहीं रचा बल्कि यह जो है जाकर के 1740 ईस्वी में दोनों के बीच में क्या हुआ, युद्ध हुआ। और उस युद्ध का नाम क्या है, घेरिया का युद्ध, जिसमें सरफराज खान क्या हुआ, हार गया, और अलीवर्दी खान क्या किया, बंगाल का एक स्वतंत्र जो है क्या बना, नवाब बना। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलेंगे, यहां तक किसी को धीरे धीरे हम क्वालिटी में आ जाएंगे, समझ में आ जाएगा। सर पॉइंट बेस बहुत छूट रहा है। अरे बहुत सिंपल से तरीका से तो बता रहे हैं, फिर से हम रिपीट कर देंगे, कोई बात नहीं है, फिर से हम रिपीट कर देंगे, आप इसको लिखते चलेंगे। घेरिया के युद्ध में क्या हुआ कि सरफराज खान और अलीवर्दी खान के बीच में जाकर के हुआ था। इसमें अलीवर्दी खान ने सरफराज खान को क्या कर दिया, पराजित कर दिया, और बंगाल का एक स्वतंत्र जो है नवाब जो है जाकर के आपको कौन बना, अलीवर्दी खान, जो 1740 से लेकर के 56 तक था। 1740 से लेकर के 56, है ना, 1740 से लेकर के 56 ईस्वी तक जाकर के बंगाल का नवाब बना। बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, बहुत फास्ट नहीं पढ़ा रहे हैं, बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं। और यही अलीवर्दी खान जो है पहला ऐसा शख्स है जो अंग्रेजों के विरुद्ध में जाकर बगावत किया था। यही अलीवर्दी खान पहला शख्स, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बार जो है अंग्रेजों का बगावत किया था। क्या बगावत किया था वो भी ध्यान रखें। और इसका कथन बड़ा एक इंपॉर्टेंट अलीवर्दी खान का। अलीवर्दी खान का कथन है कि ब्रिटिशर्स आर लाइक हनीज बीच, इंग्लिश में बोलते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो अंग्रेज लोग जो हैं ये शहद के समान है।
अगर इनको मिठास देंगे तो ये आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे, और अगर इनका आप साथ नहीं देंगे तो जो बीज मतलब होता है मधुमक्खी, मधुमक्खियों के डंक के समान जो क्या कर दें, आपको डंक मार मार करके आपको क्या कर देंगे, मार देंगे। बहुत अच्छा ये आता है क्वेश्चन, यह किसका कथन है? तो किसका कथन में जब जाएंगे तो निश्चित तौर पर जो है एकदम ध्यान रखिएगा, अलीवर्दी खान का ही कथन है। कोई दिक्कत हो रहा है यहां पर, बोलिएगा। भागवत का मतलब बता, भागवत की कहां से बताए बाबू? युद्ध का नाम है घेरिया, घेरिया का युद्ध, यहां पर लिखे हुए घेरिया का युद्ध, युद्ध का नाम है घेरिया का युद्ध। जो डंक मार मार करके क्या करेंगे बाबू, मार देंगे। अब एक तरफ जो है बंगाल का नवाब कौन बना, अलीवर्दी खान, और दूसरा तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यहां पर लिख देते हैं। अब क्या हुआ, एक तरफ जो है अलीवर्दी खान, अलीवर्दी खान जो है बंगाल का नवाब यानी कि वहां शासन कर रहा था, और दूसरा तरफ क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। बोलिए, ये दोनों लोग जाकर के बंगाल में व्यापार करने लगा। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खान के बाद जो है बंगाल का जो अगला जो नवाब जो बना उसका नाम है सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला 1756 में, उसको भी आप नोट कर लीजिएगा। 1756 में, 1756-57 में ही जाकर के बना था, जिसका नाम था सिराजुद्दौला। अब देखिए, अब यहां पर कहानी में और ट्विस्ट आता है। 1756-57 यानी 56 में ही जाकर के बंगाल का नवाब कौन बनता है, सिराजुद्दौला बनता है। बंगाल का अगला नवाब तो बना, बिहार में नवाबों का और अंग्रेजों के बीच में रंजिश उत्पन्न हो गया। जब बंगाल का अगला नवाब जब सिराजुद्दौला जब बना, तो जो बंगाल और बिहार में जो नवाब लोग थे, जो सूबेदार जो लोग थे, उनके बीच में क्या हुआ कि रंजिश शुरू हो गया। रंजिश क्यों शुरू हुआ? अंग्रेज तो बंगाल में बेचारे व्यापार कर रहे थे, और उस समय भारत में फ्रांसीसी भी था, समझे। रंजिश होने का कारण यही था कि अंग्रेज लोग भी बंगाल में व्यापार कर रहा था, और फ्रांसीसी भी जाकर के बंगाल में आपका व्यापार कर रहे थे। लेकिन सिराजुद्दौला जब बंगाल का जब नवाब बना, तो सिराजुद्दौला के शासनकाल में अंग्रेजों ने कलकत्ता और फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर की किलेबंदी करनी शुरू कर दी। डर था अंग्रेजों को। जब ये नवाब जब बना सिराजुद्दौला, तो अंग्रेज लोग किसका जाकर के किए, तो अंग्रेज लोग जो है कलकत्ता को, ध्यान रखिएगा, कलकत्ता को, और फ्रांसीसी लोग जो है चंद्रनगर, किलाबंदी करना शुरू कर दिए। किलाबंदी समझ रहे हैं, चारों तरफ से घेरना क्या कर दिए, शुरुआत कर दिए। बात समझिएगा। यहां पर जाकर के क्या करना है, फ्रांसीसी लोग चंद्रनगर को किलाबंदी करना शुरू कर दिए, और ब्रिटिशर्स अंग्रेज लोग जो है जाकर कलकत्ता को जाकर घेराबंदी करना शुरू कर दिए। सिराजुद्दौला ने एक फरमान जारी किया, आप दोनों यहां से निकल जाओ और किलाबंदी करना छोड़ दो। सिराजुद्दौला क्या किया, एक फरमान जारी किया और बोला कि आप दोनों लोग यहां बंगाल से निकल जाओ, यानी कि बंगाल आपका नहीं है बल्कि बंगाल किसका है, मेरा है। बहुत अच्छा पॉइंट देखिए, जय प्रिय बगावत मतलब विरोध। हाँ, बगावत का मतलब वही होता है, विरोध। घर में आपका बगावत कब देखे होंगे, आस पड़ोस समाज में जो देखे होंगे, वो तो बात की बात है बाबू। थोड़ा सा कहानी समझिए, भटकाइए मत मेरे को, नहीं तो भुला जाएंगे कुछ पॉइंट, तो आप लोग कहिएगा कि ला सर जी गलत बता दिए। हमने क्या किया कि सिराजुद्दौला जब बंगाल का जब नवाब जब बना, तो अंग्रेजों को कलकत्ता का जो घेराबंदी जो कर रहे थे, किलेबंदी जो कर रहे थे, और फ्रांसीसी चूंकि भारत में था, चूंकि अंग्रेज तो उसके बाद आए थे, फ्रांसीसी उसके पहले भारत में आ गए थे, ये दोनों लोग व्यापार कर रहा था। ये जाकर के चंद्रनगर का किलाबंदी करने लगा, और जाकर के कलकत्ता को ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर्स लोग जो अंग्रेज लोग जो कलकत्ता को किलाबंदी करना शुरू कर दिया था। सिराजुद्दौला ने जाकर फरमान जारी किया
इस किलेबंदी को पुनः जो है तुरंत का तुरंत जो इसको रुकना चाहिए। फ्रांसीसी क्या हुए कि मान गए, फ्रांसीसी क्या हुए, मान गए, लेकिन ब्रिटिशर्स लोग नहीं माने। उन्होंने क्या किया कि किलेबंदी करना शुरू ही रखा। अब देखिए कहानी में और ट्विस्ट आता है ना। और ट्विस्ट आता है, फ्रांसीसी लोग मान गए लेकिन अंग्रेज लोग नहीं माने। अब सिराजुद्दौला ने क्या किया कि अंग्रेजों के विरुद्ध में क्या किया कि आक्रमण कर दिया। सिराजुद्दौला क्या किया, अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया, आक्रमण कर दिया। आक्रमण कर दिया तो ध्यान रखेंगे कि 1756 ईस्वी में ही जाकर के अटैक कर किया जाकर के कलकत्ता के कासिम बाजार पर। कलकत्ता में आज भी जो है कासिम बाजार है, आज भी है। 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला ने क्या किया कि जो अंग्रेजी लोगों के जो अधीन जो बाजार था कासिम बाजार, उसी पर जाके क्या किया, अटैक कर दिया, है ना। अंग्रेजों को जो दी गई थी जो फोर्ट विलियम जो था, उस पर भी जाकर के अधिकार कर लिया। फोर्ट विलियम पर भी, कासिम बाजार पर भी और फोर्ट विलियम पर भी जाकर अधिकार कर लिया। इसी फोर्ट विलियम में एक ऐसी ऐतिहासिक घटना हुई थी जो कि पूरे इतिहास में उसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक होल की घटना। बात समझिए, ब्लैक होल की घटना या उसको बोलते हैं काल कोठरी की घटना। समझ में आ रहा है ना। तो यहां आपको बताएंगे उसी फोर्ट विलियम में, फोर्ट विलियम, फिर से एक बार रिपीट कर दे, बोलिए, फिर से एक बार रिपीट कर दे। जब जो है सिराजुद्दौला ने जब फरमान जब जारी किया, फ्रांसीसी लोग चंद्रनगर को जो किलाबंदी जो कर रहा था, अंग्रेज लोग कलकत्ता का किलाबंदी करना शुरू कर दिया था, उस स्थिति में जब फरमान जब जारी किया तो उसमें जाकर फ्रांसीसी तो मान गया, किलाबंदी करना रोक दिया, लेकिन ब्रिटिशर्स लोग नहीं माना। और नहीं माना तो सिराजुद्दौला ने क्या किया कि अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया, आक्रमण कर दिया। आक्रमण कर दिया तो सबसे उसका मुख्य जो सेंटर जो था दो ही था, कलकत्ता एक कासिम बाजार था और दूसरा था फोर्ट विलियम। और इसी फोर्ट विलियम पर जाकर के उसके द्वारा अधिकार कर लिया गया। और गुस्सा में जो है सिराजुद्दौला ने क्या किया, इस फोर्ट विलियम का एक कमरा था 18 बाई 12 का, 18 फीट इंटू 12 फीट। देखिए गुस्सा में क्या किया, इसमें जाकर के आपको 146 लोगों को कैद करके रखा। गर्मी का दिन था, डेट भी लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, 20 जून 1756, 20 जून 1756 की घटना है। 146 लोगों को क्या किया, अंग्रेज लोगों को क्या किया कि इसमें कैद करके रखा गया। जब 24 घंटा के बाद जब देखा गया तो उसमें जाकर के 123 लोगों का विकेट का हुआ, गिर गया था और मात्र कितने लोग बचे थे, 23 लोग ही बचे थे। और इसी घटना को हम लोग बोलते हैं ब्लैक होल की घटना। क्या बोलते हैं, ब्लैक। आगे देखिए क्या होता है, ब्लैक होल की घटना। बोलिए, कोई दिक्कत। ब्लैक होल की घटना इसी को बोलते हैं, या बोलते हैं काल कोठरी, काल कोठरी की घटना। समझ आ रहा है बात को, ब्लैक होल की घटना या काल कोठरी की घटना। उसमें आंखों देखा हाल, जो 23 लोग जो बचे थे, इसमें एक मैन जो बचा था उसका नाम था विलियम हॉलवेल। क्या नाम था, विलियम हॉलवेल। विलियम हॉलवेल, वाह। ये जाकर के सारा वृत्तांत जो है जो सिराजुद्दौला के लिए जो किया, सिराजुद्दौला ने किया था, सिराजुद्दौला ने जो किया था, जो भी विलियम हॉलवेल जो था वो भी ब्रिटिशर्स ही था, ठीक है, ब्रिटिशर्स ही था। और सारा जो है घटना जो हुआ, घटित जो हुआ, जो सिराजुद्दौला ने किया, इस सारा वृत्तांत जो है जाकर के बनाया। और उसी समय जाकर के बंगाल का प्रथम जो नवाब नहीं, अब गवर्नर की बात करेंगे, है ना, रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का प्रथम जो गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। क्या हुआ था, बंगाल लिख लेंगे यहां पर, बंगाल का
प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। अब आपको याद होगा प्लासी का युद्ध 1757, याद है ना प्लासी का युद्ध 1756 है। 1756 में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में जाकर के प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का जो युद्ध जो हुआ, प्लासी का जो युद्ध जो हुआ उसमें क्या हुआ कि सिराजुद्दौला के जो सेनापति लोग थे और मंत्री जो था, अचानक जो है जाकर रॉबर्ट क्लाइव की ओर मिल जाता है। रॉबर्ट क्लाइव की ओर मिलता है तो दोनों के बीच में युद्ध होता है, किसमें, रॉबर्ट क्लाइव की और किसमें, सिराजुद्दौला में। सिराजुद्दौला क्या होता है, हार जाता है। भारतीय इतिहास में प्लासी का युद्ध जो है मात्र जो है आधा घंटा चला था, आधा घंटा मात्र चला था, और आधे घंटे के इतिहास में जाकर के प्लासी के युद्ध का निर्णय निकल गया था। ठीक है, तो निश्चित तौर पर आप उसको याद करेंगे और इसका एक बार आप लोग रिपीट कर लीजिएगा तो और भी आपको समझ में बहुत सारी बातें आपको आ जाएंगी। और इसका क्वेश्चन का लेवल जो है लिखने का जो है आप लोग बढ़िया से इसको लिखिएगा। लिखने से फायदा क्या होगा कि आपको माइंड में नाचता रहेगा, है ना, माइंड में नाचता रहेगा। और नहीं तो आप कभी भी नहीं लिख पाएंगे, नोट्स नहीं बना पाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। 1757 में आपको याद हो गया, आगे चल के बक्सर का युद्ध भी आपको याद होगा, है ना जी। तो मिर्जाफर और राय दुर्लभ ये जाकर के आपको थोड़ा सा बता ही देते हैं। यहां पर प्लासी का युद्ध 1757 में किसके किसके बीच हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। किसके बीच में था, सिराजुद्दौला। इसी का सेनापति था मिर्जाफर और ये सेनापति था, दिख रहा है ना। और ये जो है आपका मंत्री था राय दुर्लभ। राय दुर्लभ ये कौन था, मंत्री था। ठीक है, और अचानक जब प्लासी का युद्ध स्टार्ट हुआ, ये दोनों लोग जाकर के अचानक कहां मिल गया, जाकर के रॉबर्ट क्लाइव की ओर मिल गया। इसमें सिराजुद्दौला की क्या हुआ, हार हुआ। क्वेश्चन आता है प्लासी नामक स्थान जो भारत के किस राज्य में है, तो प्लासी नामक स्थान जो भारत के पश्चिम बंगाल में है। बक्सर का युद्ध, अब इसके बाद में आपका देखे होंगे आगे चलकर जब पढ़िएगा तो उसमें आपको बक्सर के युद्ध भी मिलेंगे। अब जाहिर सी बात है जब ये दोनों लोग जो है जाकर के सपोर्ट जब रॉबर्ट क्लाइव को जब किया था, है, तो निश्चित तौर पर जो कुछ ना कुछ बातें हुई होगी। अभी जो सिचुएशन आप लोग देखते होंगे, जैसे महाराष्ट्र का सिचुएशन देखते होंगे, शिंदे साहब जो महाराष्ट्र के सीएम बन गए, उनके पास 50 वो जाकर के विधायक थे और जाकर के बीजेपी से मिलकर के गवर्नमेंट बनाए और स्वयं सीएम बने। तो उनके पास पावर थी, मैन पावर था, मैन पावर, तभी ना जाकर के वहां गवर्नमेंट बना। अब उनको सीएम बना दिया गया, एक अच्छा पद दे दिया गया। देवेंद्र फडणवीस को नहीं बनाया गया। तो उसी तरह इसको जाकर के मिर्जाफर और राय दुर्लभ जो है दोनों अगर कंबाइंड रूप से जाकर के अगर मिल गए तो निश्चित तौर पर जो है जाकर के आपको रॉबर्ट क्लाइव को कुछ ना कुछ अच्छा ही किया होगा। और सही बात है कि बंगाल का जो अगला जो नवाब मिला, कौन बना, नवाब बना मिर्जाफर। कौन बना, मिर्जाफर। ठीक है, उसके बाद बनता है मीर कासिम। तो ये यहां तक आज का क्लास जो है आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि प्लासी का युद्ध हमने खत्म कर दिया। तो प्लासी का युद्ध मतलब 1757, ठीक है, किसके किसके बीच हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, है ना। भारत के इतिहास में बहुत सारे युद्ध का नाम सुने होंगे, उसके पहले जो है आपको बहुत सारे युद्ध हुए थे। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, थर्ड बैटल ऑफ तराइन, है ना। उसके बाद आपका हल्दी घाटी का युद्ध का भी देखे होंगे, पानीपत का फर्स्ट बैटल, सेकेंड बैटल, थर्ड बैटल, बहुत सारे युद्ध हुए। देखिए ये युद्ध जो है सबसे कम से मात्र आधा घंटा में युद्ध को क्या हुआ। अब मेन उसका सेनापति ही जाकर के अपोजिट पक्ष वाला में मिल जाएगा तो क्या होगा। तो प्लासी का युद्ध जो है आज आपको हम खत्म कर दिए हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जो पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते चले जाएंगे वारेन हेस्टिंग्स तक।
कल जो हम क्लास जो आपको लेंगे वहां पर हम लोग स्टार्ट करेंगे मीर जाफर से। तो इसका आपको पूरा का पूरा नोट्स आपको जितना पढ़ा चुके हैं पूरा का पूरा नोट्स जो है आपको निश्चित तौर पर उसको याद करना होगा, लिखना होगा, और किसी भी तरह की कोई समस्या अगर होगी, परेशानी अगर होगी, तो आप हमको जरूर जो है कि आप कॉल करेंगे, बात करेंगे। एक आप लोग की खुशखबरी ये है कि कल जो है बीएसएससी, क्योंकि मैंने भी इसका पुनर्जोर जो है जाकर कुछ समर्थन किया था कि जो भी बीएसएससी में फॉर्म जो गलत हुए हैं भरने में, किसी का कास्ट, किसी का रिलीजन, किसी का नाम, है ना, तो कल जो है जाकर के यानी कि 19 जुलाई को जाकर के आपको बीएसएससी ने संज्ञान लिया है और उसमें स्पष्ट तौर पे कहा है कि आप उसका सुधार कर सकते हैं। सुधार करने की प्रक्रिया क्या है, आज हम उसका वीडियो आप लोग को अपलोड कर देंगे। 1 घंटा के बाद 11 बजे के आसपास हो जाएगी। तो जिनका भी गलत हुआ होगा या अपने दोस्तों को, सहपाठी को, घर में भाई को, बहन को, किसी का भी, तो निश्चित तौर पर उसका जाकर के आप लोग बढ़िया से उसको वेबसाइट पर जाकर के उसको अपलोड कर देंगे। तो उसका हमने वीडियो भी बना रखा है कि किसी भी तरह का आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। तो इस तरह से आप लोग इसका नोट्स भी बनाएंगे। अब एक आप हमको मैसेज कर दीजिए आप लोग की क्या आप लोग को मजा आया कि नहीं आया। राकेश कुमार 24 ओवर में 123 विकेट, जबरदस्त गेंदबाजी 146 लोगों में 123 का विकेट गिर गया था और मात्र 23 बचा था, और मात्र 23 में जाकर के यही आदमी जो है बचा था, और वही आदमी जाकर के क्या किया कि पूरा आपको आंखों देखा हाल जो है, जिसका नाम है विलियम हॉलवेल, और वही आंखों देखा हाल जो है जाकर के बताया था, अंग्रेजों को बताया था। ठीक है, तो आज ये क्लास जो है आपका मैंने पॉलिटी से स्टार्ट किए हुए थे, ताकि पॉलिटी आपको स्टार्टिंग होता कहां से, पॉलिटिक्स है क्या, राजनीति अगर आप लोग भी लाइफ में करेंगे तो स्टार्टिंग से कैसे करनी होगी। तो शुरुआती दौर में अकबर से स्टार्ट होता है, यानी कि 1599 से स्टार्ट होता है, और 1599 से लेकर के हम लोग पहुंच गए कहां पर, 1757 में। देख रहे हैं ना, 1599 से हम लोग स्टार्ट किए और हम लोग चल कहां पहुंचे हैं, 1757। देखिए कितना ईयर जो है, लगभग पौने 2 मैंने 15 और 2 17 कंप्लीट, मैंने 16 17 मैंने लगभग जो है 1.5 साल प्लस हम लोग आगे आ गए। ठीक है, अब उस पीरियड में बहुत सारे युद्ध हुए होंगे समय का पता ही नहीं चलता है बिल्कुल। अगर हम 4 घंटा भी क्लास अगर आप लोग को ले ले तो समय आप लोग को बिल्कुल पता नहीं चलेगा। और कल का क्लास इससे भी आप लोग को जबरदस्त होगा, पॉलिटी ही पढ़ाएंगे, क्लास 2 है ना। तो फर्स्ट क्लास था, जिन लोगों को छूटा होगा, बहुत सारे बच्चे जो जॉब करते हैं जो नहीं देख पाते हैं, उनका कहना है कि साल हम लोग रिकॉर्डेड वीडियो हम लोग देख लेंगे। तो अच्छी बात है, रिकॉर्डेड वीडियो तो लाइफ में हमेशा आप लोग देखे हैं, लेकिन सभी लोगों से मेरा गुजारिश यही रहता है कि अगर आप लोग का इंटरेक्शन मतलब राकेश सर और स्टूडेंट के बीच में अगर होगा तो वो आपके लिए बड़ा ही लाजवाब एक पल भी होगा, और मुझे भी बहुत अच्छी खासी खुशी भी मिलेगी। बहुत सारे बच्चे हैं, उसका 10% भी बच्चे जो है लाइव में नहीं रहते हैं। कहने का मतलब है कि 90% बच्चे जो है सोचते हैं कि रिकॉर्डेड वीडियो देख लें। तो कोई बात नहीं है, इसके लिए सबका स्वागत है, और आप लोगों का क्लास भी जो है आप लोग को मजा आएगा। कल आप लोग का इससे भी जबरदस्त क्लास होगा, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे मीर जाफर के बारे में, पढ़ेंगे मीर कासिम के बारे में, पढ़ेंगे बक्सर के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पढ़ेंगे, वारेन हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे भी कल का जबरदस्त क्लास है। इसमें जो क्वेश्चन जो आपको आते होंगे, सिराजुद्दौला का नाम सुने थे, लेकिन आज आपको आंखों देखा हाल भी बता दिए। ठीक है ना, मीर कासिम का नाम आपको आगे मिलेगा, मीर जाफर का नाम सुनेंगे, घेरिया का युद्ध भी आपको बताया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक बार हम आप लोग चाहेंगे कि आप लोग एक बार सभी लोग लड़का और लड़की कमेंट्स करके बता दीजिए कि आज का क्लास की क्या इंपॉर्टेंसी रहा और किस तरह से आप लोगों को क्लास मजा आया कि नहीं आया। रेगुलर क्लास चलता है 8:30 से लेकर के 10 बजे तक, रेगुलर क्लास है 8:30 से लेकर के 10 बजे तक, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर मान लीजिए बाई फॉल्ट अगर हम नहीं रहे, इसी कारणवश पटना चले गए या दिल्ली चले गए किसी काम से, ऑफिस के काम से, तभी आपका मेरा क्लास मिस होता है। लेकिन मेरे जगह पे किसी ना कोई टीचर जो है क्लास लेते ही हैं। तो पिछला सप्ताह में जो कि आप लोग का क्लास मेरा मिस हुआ था, लेकिन हम चाहते हैं कि
समझ में इसलिए आपको नहीं आया, आपको हम क्लियर करके बता देंगे। वो तो था ही 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में तो था ही अकबर, लेकिन उसमें जहांगीर की बात होता है 1605 से, तो 1605 का मतलब हॉकिंस आया था उसके पीरियड में, और उसके बाद जो है जाकर की कोठी, जो व्यापारी कोठी जो खोलने की जो बात हो रही थी, आपको बढ़िया से समझ में नहीं आया है। बिल्कुल आप लोग 2-3 बार इस क्लास को देख लीजिएगा, तब पॉलिटी आपको स्टार्टिंग से समझ में आने लगेगा। आप सभी को थैंक यू, बहुत अच्छा आप लोगों ने कमेंट्स किया, क्लास में आप लोगों को बहुत मजा आया। और इस तरह की क्लास आप कभी भी फ्यूचर में किसी दूसरे टीचर से भी आप लोग क्लास किए होंगे तो निश्चित उनका भी आप लोग स्वागत कर देंगे कि हाँ सर, आपके द्वारा भी, आपसे राकेश सर से भी बेहतर क्लास हम लोग कहीं कर चुके हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, रागिनी कुमारी और मिथिलेश कुमार, नीरज कुमार, रोहित कुमार, संजय, सुनील, आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। और जो लोग आपके दोस्त और 2 लोग सहपाठी लोग, जो लोग अभी लिंक जो हालांकि मिल जाता होगा आप लोगों को, तो आप लोग बिल्कुल जो है आप लोग देख सकते थे, लेकिन अब एप्लीकेशन के थ्रू जो क्लास स्टार्ट होगा तो बाहरी लोग नहीं देख पाएंगे। उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि अगर बीएसएससी सीजीएल पढ़ाने वाले लाखों लोग हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं रिजल्ट मेरी हो, एक अच्छी मेरी क्वालिटी हो, मेरिट बने, तो निश्चित तौर पर जो है आपको जो है कि राकेश लाल से जुड़िए। मैं आप सभी का स्वागत करूंगा और आपको, हमको भी पढ़ाने में मजा आएगा जब आप रेगुलर रूप से क्लास करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। चलिए हम विदा लेते हैं, फिर कल मिलेंगे हम लोग 8:30 बजे, और रात में आपका सर का क्लास जो है मैथ और रीजनिंग का क्लास होता है, तो निश्चित तौर पर उसमें भी आप लोग जो है पढ़ेंगे। और निश्चित रूप से आप लोगों को जो है कि एक अच्छा सा हम लोग बना करके, मटेरियल बना करके आप लोग को दे रहे हैं, क्लास करवा रहे हैं, आपको माइंड में ऑब्जर्व करवा रहे हैं कि भाई इस तरह से पढ़िए। सभी लोग लाइक कर दीजिए, सभी लोग, इनकलाब जिंदाबाद, राकेश लाल जिंदाबाद। थैंक यू सभी लोग। और वीडियो जैसे ही आप लोग को जहां भी मिलता है राकेश सर का, तो निश्चित तौर पर उस पर वीडियो को कमेंट्स करिएगा, और सब लोग अपने अपने ग्रुप्स में वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ताकि जो है मैक्सिमम लोग इसको जाकर के देख पाए कि राकेश सर की क्वालिटी क्या है, पढ़ाने का अंदाज क्या है, और क्या क्वेश्चन जो आपको हम देते हैं तो क्या वो डायरेक्ट एग्जाम्स में आता है या नहीं आता है। कुछ लोग जो घेरिया का जो नाम नहीं सुने होंगे, बहुत सारा बैटल सुने होंगे, लेकिन घेरिया आपको लगता है बहुत पहली बार सुने होंगे, तो बुक्स में भी नहीं मिलता है, जैसे बहुत सारे बुक्स में आपको इस तरह का नहीं मिलता है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग आज का क्लास बहुत लाजवाब लगा होगा। कल आप लोग और भी इससे भी मस्त क्लास होगा, सेकंड क्लास होगा पॉलिटी का। तब तक के लिए खुदा हाफिज, इनकलाब जिंदाबाद।